अब ये सारी चीज़ें थ्री सन ऑफ गॉड भी देख रहा होता है, क्योंकि उसका बाप भी पिट रहा होता है। सो हमारा एमसी थ्री सन ऑफ गॉड से बोलता है कि थ्री सन ऑफ गॉड क्या हुआ है, हम लोगों ने अपनी लड़ाई क्यों रोकी हुई है जब वहाँ पर वो सब काम चल रहा है, तो चलो हम भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलता है ली, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुमने अभी अभी कहा था ना कि अगर तुम जाओगे तो यहाँ पर तुम ख़त्म होने के लिए ही जा सकते हो, तुम मर भी जाओ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे सामने तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं, इसलिए मैं अब तुम्हारे यहाँ पर सराहना कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। यहाँ पर वो एकदम से घुटने पर बैठ जाता है और बोलने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती थी। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और बोल रहा होता है तो क्या तुम मेरे लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे हो, हाँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो चलो अपना सिंजांग दे दो। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ और ये मैं सिंजांग देता हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात को भूल जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा क्योंकि तुम काफ़ी समझदार हो, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी बात मानी और अपना सिंजांग दे दिया, मैं तुम्हें सज़ा से बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कम से कम तुम्हें थोड़ी बहुत सज़ा तो ज़रूर दूंगा क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ और तुमने मेरे ऊपर चाल चली है। जिस पर वो बोल रहा होता है कि लेकिन तभी हमारे एमसी बोलता है कि भविष्य में तुम मेरे लिए खतरा ना बन जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी मून डिवाइन बॉडी वापस ले लूँगा। जिस पर बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, 18 सन ऑफ गॉड, मेरी मून डिवाइन बॉडी मेरी फैमिली की एक सबसे बड़ा ट्रेजर है, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मैं कर रहा हूँ और वो अपनी नीडल छोड़ देता है। जिस पर बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड हाउ डे यू, यहीं पे उसका बाप भी बोल रहा होता है। तो हमारे एमसी का बाप उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि क्या तुमने मैंने हिलने के लिए बोला, हाँ तुम क्या मरना चाहते हो। सालों पहले हमारे एमसी का जो डैड है यानी कि किंग फेतियान है, उसने भी ऐसी सन ऑफ गॉड की लड़ाई लड़ी थी और जितने भी सन ऑफ गॉड थे उन्हें हरा दिया था, यानी कि इन सारे के सारे सन ऑफ गॉड के बाप को हरा दिया था और आज वो भी इतना ही ताकतवर है। यहाँ पर ली को नीडल लग जाती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि चलो अब मैं तुम्हारी मून डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से छीन लूँगा। सच कहूँ ना तो मुझे ये नीडल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये नीडल काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है और इसमें काफ़ी सारा सीक्रेट है इसके अंदर। मैं अगर किसी की चाहूँ तो कोई भी डिवाइन बॉडी ना केवल ख़त्म कर सकता हूँ बल्कि उसके असली शरीर से अलग भी कर सकता हूँ। ये उसके शरीर से एक ढांचा टाइप का बॉडी निकलती है। सो हमारा एमसी बोर्ड होता है कि ये क्या है, क्या ये तुम्हारी मून डिवाइन बॉडी है, ये तो बहुत ही अलग है। यहाँ पर बोर्ड होता है कि नहीं मेरी बॉडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं इसे ले रहा हूँ और वो अपने पास मिला लेता है। वहीं उसका डैड बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड ये तुमने क्या किया 18 सन ऑफ गॉड, क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उठता है यहाँ पर किंग पेतियान बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो मेरे बेटे को नहीं रोक सकते हो, मेरा बेटा जो चाहे कर सकता है, तुम बूढ़े कहीं कि तुम उसे रोक पाओगे। वो उसे वहीं पर बांध लेता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है और बोल रहा होता है कि रुक जाओ मैंने कहा। अब वो इतनी बुरी तरीके से नीचे गिरता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। अब इस चीज को देख करके तो बाकी सारे सन ऑफ गॉड के डैडी यानी कि पैट्रियार्क भी हैरान रहते हैं और बोल रहते हैं कि ली परिवार का मुखिया मारा गया। तभी बोलता है कि मास्टर बर्ड प्लीज हमारी मदद कीजिए, ये देखिए ये इनलीगल काम चल रहा है। जिस पर वो बोल रहा है मदद, चल भाड़ में जा तू मदद के लिए है, मैं बिल्कुल मदद नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी इन सारी चीज़ों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, नियम पहले तुमने तोड़ा हुआ था और अब जब वो नियम तोड़ा है तो तुम्हारी ये हालत है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं देख रहा हूँ कि मास्टर बड कुछ ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो मौज मस्ती के नाम पर जानबूझ करके चीज़ें और बदतर बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे डैड ने मिल करके उनके साथ कोई प्लानिंग बनाई हुई है मारने की और ये सारे के सारे मिल करके उसे मार रहे हैं। सच में ये दोनों बहुत ज़्यादा कमीने हैं। वैसे में एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर सच में ऐसा कर रहे हैं ना तो मैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना। यहाँ पर उसका डैड बोल रहा होता है यानी किंग पेतियान की मरना, अब तुम सब मरना डिजर्व करते हो और कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो एक एक करके सबको मारे जा रहा होता है एंड यहाँ पर 9 प्रिंसेस यानी कि 9 सन ऑफ गॉडेस बोल रही होती हैं वो कि तुम क्या कर रहे हो 18 सन ऑफ गॉड, तुम इस तरीके से सब कुछ नहीं कर सकते हो। वहीं पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि तुम भी। वहीं पे उसका डैड बोल रहा होता है डुआन फैमिली का हेड कि 18 सन ऑफ गॉड मेरी डुआन फैमिली के की बेटी को इस तरीके से खत्म मत करो, उसकी ज़िंदगी बख्श दो। हमारा एमसी बोलता है कि क्यों। जिस पर बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो जिंदा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ, मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मेरी बेटी को मत दो। यहाँ पर बोल रही होती है कि नहीं फादर रुक जाइए। यहाँ पर उसका डैड बोल रहा होता है कि चुप रहो। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि नहीं मैं मरने से नहीं डरती हूँ, चाहे तो तुम मुझे मार दो लेकिन मेरे पिता को छोड़ दो 18 सन ऑफ गॉड। यहाँ पर उसका डर बोल रहा होता है कि नहीं तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है कि तुम मेरी आखिरी बेटी हो, भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भले यहाँ पर सन ऑफ गॉडेस ना रह जाओ लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास काफ़ी टैलेंट है और असीमित टैलेंट की वजह से तुम हमारे क्लैन को काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाओगी, हमारे परिवार को ऊपर लेके जाओगी। मुझे पूरे यकीन तुम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लोगी, इसलिए तुम्हारा बचना ज़रूरी है। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे मरना होगा। मैं किंग फितियान अपने आप को मार डालूंगा, बस मेरी जान बेटी की जान बख्श दो। जिस पर यहाँ पर उसका डर बोल रहा होता है कि डुआन परिवार तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो तुम्हारी लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है और तुम अपनी बेटी के लिए जान देने को तैयार हो।
वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि 18 सन ऑफ गॉड के पास कोई भी लेडी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारी बेटी को ले लिया जाए। वैसे भी वो काफ़ी खूबसूरत है, तो क्यों ना मेरी तुम्हारी जो बेटी है वो मेरी बेटे की पर्सनल मेड बन जाए, जो उसे दिल करके खुश करे, उसके गर्म करे बिस्तर को, और अगर उसका मन भर गया उससे तो वो चाहे तो उसे छोड़ सकता है, और अगर मन पड़ गया तो उसे शादी कर लेगा। अब इस चीज़ को सुनकर तो हमारा एमसी भी सरप्राइज था कि कितना घटिया किस्म का इंसान है। इतना तो हमारा एमसी भी सच में घटिया नहीं है, जिसका वो तो डैड है, जिस पर बोल रही होती है डॉन कि क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन है। 18 सन ऑफ गॉड की नौकरानी, वो भी इस तरीके की, क्या तुम मुझे स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मुझे मरना मंजूर है लेकिन ये मंजूर नहीं होगा। जिसका लीडर बोलता है कि मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। जिस पर बोलती है कि डैड, जिस पर वो बोलता है लीडर कि नहीं, मैंने कहा है ना कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो कम से कम हमारा परिवार तो आगे बढ़ सकेगा ना। मैं तुम सभी से बोल रहा हूँ कि मेरे परिवार में 2 बच्चे थे, एक 11 सन ऑफ गॉड और ये 9 सन ऑफ गॉडेस। इन दोनों में से एक मर चुका है, बस एक को तो जिंदा रहना चाहिए ना, कम से कम एक के लिए, ताकि हमारा क्लैन आगे बढ़ सके। इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। मुझसे वादा करो, तुम्हारा पिता सिर्फ तुमसे एक वादा चाहता है कि तुम अच्छी तरीके से जियोगी, प्लीज़। यहाँ पर वो रो रही होती है और यहाँ उसका डैड बोल रहा होता है कि तुम्हारे पिता की बस एकमात्र चीज़ है जो तो वो चाहता है। यहाँ पर अपनी तलवार निकालता, अपने गले पर रखता है, अपनी जान लेने वाला होता है। यहाँ पर किंग फितियान भी देख रहा होता है। सो यहाँ पर लीडर बोल रहा होता है कि किंग फितियान, आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और एक सम्मानित व्यक्ति की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना वचन ज़रूर निभाओगे। यहाँ वो रो रो कर चिल्ला रही थी कि डैड रुक जाइए, लेकिन जैसे ही वो अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करता है, किंग फितियान उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और यहाँ पर उसकी बेटी भी एकदम सरप्राइज रहती है। सो यहाँ पर लीडर बोल रहा होता है कि क्या आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर उसका डैड बोलता है कि तुम्हारी बेटी अगर यहाँ पर आत्महत्या करते हुए दिखेगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी इस तरीके से अगर तुम आत्महत्या करते हो तो ये बहुत अमानवीय व्यवहार होगा और बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि आत्महत्या एक गलत चीज़ है। 9th गॉडेस, तुम बस अपना सिंजियांग दे दो और मेरी इतना ही पर्याप्त होगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर अपने परिवार का आधा हिस्सा भी छोड़ सकती हो। वैसे सच कहूँ तो तुम चाहो नहीं, बल्कि तुम्हें छोड़ना ही होगा। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है। डुआन परिवार इस बात के लिए एक्सेप्ट करता है। वहीं बाकी सन ऑफ गॉड से भी बोलता है हमारा किंग फितियान कि तुम आखिर बाकी सारे गॉड क्या बस बारे में सोचते हो। जिस पर सारे सारे सरप्राइज देते कि उन्हें भी यहाँ पर उनका नौकर बनना होगा, यानी कि हमारे एमसी का, और अपनी आधी आधी संपत्ति देनी पड़ेगी। जिस पर बोलता है चलो जल्दी से अब मेरे बेटे के सामने झुको और अपना आधा आधा राज्य छोड़ दो। जिस पर वो लोग बोल रहे हैं कि हम क्यों छोड़ दें, ऑलरेडी हमारे जो सिंजियांग को छोड़ लिया गया है और हम तो यहाँ पर कोई सन ऑफ गॉड भी नहीं रह गए, हमारे पैट्रियार्क की भी हत्या कर दी गई है, तो हम अपने राज्य का आधा हिस्सा क्यों दें? ये तो बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पर आप सब लोग देखकर चुप क्यों हैं? लेकिन उतने में ही किंग फितियान बहुत ही गुस्से में बोलता है क्या तुम इस पर कोई सवाल पैदा कर रहे हो? जिस पर वो पसीना पसीना होते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं अपना आधा हिस्सा राज्य दे दूंगा और गुलाम बन जाऊंगा। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घुटने टेक देते हैं और यहाँ उसका डैड बोल रहा होता है कि चलो अब तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपना अपना आधा आधा राज्य सौंपने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा बेटा 18 सन ऑफ गॉड काफ़ी टैलेंटेड है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि तुम उसे मारने के लिए चले आए? तुम्हारे पैट्रियार्क को मैं मार डालूंगा और तुम्हारा आधा राज्य ले लूंगा, तैयार रहना। समझ में आया? ये एक सौदा है। यहाँ पर बर्ड मास्टर बोलते हैं कि 3 सन ऑफ गॉड, 11 सन ऑफ गॉड, 9 सन ऑफ गॉड, 12 सन ऑफ गॉड, 14 सन ऑफ गॉड, 16 सन ऑफ गॉड, सारे के सारे सन ऑफ गॉड पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। टोटल अब 8 सन ऑफ गॉड को हटा दिया गया है, बाकी सारे फेल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए बस एक सन ऑफ गॉड को और ख़त्म करना होगा और उसके बाद ये कंपटीशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ कि इस कंपटीशन में और कौन है जो 18 सन ऑफ गॉड से मुकाबला करना चाहेगा? क्या कोई और है जो बाहर आकर के अपने आप को दिखाना चाहेगा? लेकिन कोई नहीं बोलता, साइलेंस रहते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि ये नियम तो सारे टूट चुके हैं। यहाँ पर अब उसके डैड आ चुके, तो उसके डैड से जितना नामुमकिन है सो बोल रहा होता है मास्टर गू कि क्या हो गया है, क्या कोई नहीं है? 18 सन ऑफ गॉड, एक काम करो, तुम ही चाहो तो किसी एक व्यक्ति को चुन लो और उसे खत्म करके संख्या पूरी कर सकते हो। अब इस चीज़ को सुनकर सभी सभी हैरान रहते हैं, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ और मैं यहाँ पर किसी को यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, मैं किसी को मजबूर करके सब कुछ काम नहीं करूँगा। तुम सभी लोग सन ऑफ गॉड कान खोलकर सुनो, तुम सभी लोगों को मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ मिल जाओ और मेरे यांग के फ्लोटिंग आइलैंड पर आओ। तुम सभी लोगों के लिए मैं मेज़बान करूँगा और तुम लोगों के लिए चाय भी बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग एक दोस्त बनकर के रहेंगे, ना कि कोई दुश्मन। एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने की जगह पर अपने यहाँ पर सेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं एक महान एम्परर के रास्ते पर यदि चलना चाहता हूँ तो मैं तुम सभी को अपना गुलाम नहीं बल्कि अपना साथी बनाना चाहता हूँ। हम सारे के सारे सन ऑफ गॉड टॉप पर अपनी शक्तियों को पहुँचाएंगे और युद्ध क्षेत्र में ताकतवर बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग अपने अंदर की लड़ाई को खत्म करके आगे बढ़ेंगे और सबसे शक्तिशाली खुद को बनेंगे। ठीक है, अब मैंने सोच रहा होता है हमारा एमसी
कि आज मेरे पास हत्या करने का अच्छा मौका था, लेकिन सन ऑफ गॉड के सारे यहाँ पर सन ऑफ गॉड को मजबूर करना पूरी तरीके से बेकार है। इसलिए अब समय आ गया है कि लोग मेरे प्रति यहाँ पर दुश्मनी ना रख करके दोस्ती रखें, क्योंकि किसी को अपना गुलाम बनाना दुश्मनी पैदा करना है। वहाँ पर किंग फेतियान भी बोल रहा होता है कि बहुत अच्छा, तुमने कंपटीशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें बाद में भी एक न एक बाद तुमसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे और मेरे बेटे की तरीके से ही ऊंची दृष्टि रखोगे। यहाँ पर हमारा MC मोनू सोच रहा होता है कि बस कीजिए डैड, और कितनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ तो मेरी किसी ने नहीं की होगी, ऊपर से कैसे कैसे नियम बना रहे हैं, मुझे नौकरानी भी दे दी, ऑलरेडी मेरे पास कितनी है। यहाँ पर तभी कोई आता बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, मुझे आपसे बात करनी है। सो ये 17 सन ऑफ गॉड होता है। सो हमारा MC बोल रहा था कि 17 सन ऑफ गॉड, आप यहाँ पर बताइए, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। जिस पर वो बोलता है कि मैं आपको पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ है, परसों की बात को, उस पर मैंने सोचा और उस पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं अपनी डायरेक्ट पोजीशन को छोड़ करके, अपने सिंजियांग को आपको दे करके और सन ऑफ गॉड की पोजीशन को छोड़ करके मैं आज से 18 सन ऑफ गॉड को नौकर बन जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद बाकी जितने भी सन ऑफ गॉड होते हैं वो बोल रहते हैं कि 17 सन ऑफ गॉड, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो। हालांकि हम 18 सन ऑफ गॉड से नहीं जीत सके, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से अपनी मर्जी से उनका नौकर बनने के लिए रिक्वेस्ट करना ये पूरी तरीके से बेकार है। जिस पर 17 सन ऑफ गॉड एकदम गुस्सा करते हुए बोलता है कि सभी लोग चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने जो कुछ किया है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरे मास्टर ही हैं जो यहाँ पर इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि एम्परर के रास्ते पर चल सकते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें चुना हुआ है। यहाँ पर 3 सन ऑफ गॉड को मैंने पहले चुना हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरी तरीके से हार जाएंगे। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे मास्टर हैं वो इतने ताकतवर है कि एक टाइम बाद वो एम्परर ज़रूर बन जाएंगे, और अगर उनका कोई नौकर भी होगा तो उनके सेवक का दर्जा भी कम नहीं होगा। इसीलिए मैं काफ़ी समझदार हूँ और तुम लोग बेवकूफ़ हो जो उनके साइड पर नहीं हो। मेरे मास्टर एक कमाल के इंसान है, वो एम्परर ज़रूर बनेंगे। वही है जो एक सच्चे एम्परर है, इतने ताकतवर हैं कि कोई इनके सामने नहीं टिक सकता है। मेरी बात सुनो और जल्दी उनके पास आकर उनका सर्वेंट बन जाओ। हमारा MC एकदम सरप्राइज होता है कि इतनी चापलूसी तो मेरी कभी नहीं की, क्योंकि हमारा MC इस तरह का नहीं है इंसान। वो बोले जा रहा है कि मैंने इस पर काफ़ी कोशिश की है और मुझे भविष्य के ये शब्द अच्छे सुनाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग भी इस पर ज़रूर सपोर्ट करोगे। यहाँ पर ली बोलता है कि चुप रहो बेवकूफ़, नॉनसेंस कहीं की, 18 सन ऑफ गॉड, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं और अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी तुमने जो कुछ किया है वो बहुत बुरा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस तरीके से अपना एटीट्यूड मत रखो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। आज कई सारे सन ऑफ गॉड जो छुपे हुए हैं वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अपना ट्रम्प कार्ड बचाना चाहते हैं और एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं ताकि वो ताकतवर बन सके। एक दिन तुम्हें भी इसका मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जिस पर हमारा MC हंसता है और बोलता है कि बकवास बंद कर बेवकूफ़, तो जैसे हारे हुए बंदे से मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। और मन सोच रहा होता है कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा ट्रम्प कार्ड जान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मेरे पास सिस्टम है और एक के बाद एक नए ट्रम्प कार्ड मुझे मिलते रहते हैं, भले तुम लोग कितने भी क्यों ना जान लो। तब ये बोलता है कि 17 सन ऑफ गॉड उठो, अब से तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। जिस पर वो बोलता है कि थैंक यू मास्टर। वही मास्टर कुछ बोलते हैं कि वाह कमाल कर दिया तुमने, आज की लड़ाई तो कमाल की थी। कई साल हो गए हैं जब मैंने इतने टाइम बाद 18 सन ऑफ गॉड यानी कि सन ऑफ गॉड की इतनी कमाल की लड़ाई देखी हुई है। अंदर ही अंदर प्लान बनाना, चाले चलना और काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट, ये तो कमाल हो गया है। युनहुआ में तुम लोगों ने कमाल कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों के रहते युनहुआ सेक्ट बहुत फलेगा फूलेगा और एक दिन ये सपना भी पूरा हो जाएगा जो मेरी पीढ़ी ने देखा हुआ था और मेरी पीढ़ी पूरी नहीं कर पाई थी, वो तुम लोग ज़रूर पूरा करोगे। यहाँ पर किंग फितियान भी बोलता है कि हाँ वो सपना, मुझे नहीं लगता है कि मास्टर वो सपना पूरा भी हो सकता है, क्योंकि वो सपना बहुत ज़्यादा कमाल का है। भले ही मेरा बेटा एम्परर बन जाए लेकिन वो सपना बहुत ऊपर है। हमारा MC बोलता है कि सपना, आखिर किस सपने की बात कर रहे हैं और वो अंतिम सपना क्या है? जिस पर यहाँ पर 17 सन ऑफ गॉड बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि युनहुआ में एक ऐसा रास्ता है जो कि हेवन की तरफ जाता है, और एक टाइम था जब युनहुआ भी बहुत ताकतवर हुआ करता था और हेवन को टक्कर देता था, इसलिए उसका नाम पंख रखा गया था। युनहुआ में इसलिए पंख शब्द शामिल है क्योंकि वो एक टाइम बाद भी हेवन की तरफ उड़ता रहता था। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर ये है क्या आखिरी सपना, क्योंकि कई साल हो गए और इस पर किसी ने बात भी नहीं की है। तभी मास्टर कुछ बोलते हैं कि बहुत खूब, अब से फेस्टिवल खत्म होता है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इस फेस्टिवल के खत्म होने जो कोई भी विजेता होगा वो डोंगुआ सेक्ट में जाएगा और वहाँ के फेस्टिवल में भाग लेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा युनहुआ सेक्ट के लिए। और 18 सन ऑफ गॉड इसमें जीत चुके हैं, इसलिए युनहुआ सेक्ट के प्रतिनिधित्व के तौर पर वो वहाँ पर जाएंगे। इसीलिए अब ये समारोह यहीं पर खत्म हो सकता है, सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। वहीं पर हमारा MC भी अपने फादर को ग्रीट करता है। सो उसका फादर यानी कि किंग फितियान बोलता है कि इतने सालों के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं तुम्हें
तुम्हें देखूंगा तो तुम इतने बदल चुके होगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने परिवार के और अपने कुल के नाम को रोशन करोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया है। तुम वाकई में किंग फितियान के बेटे हो। तुमने अपनी माँ की सारी इच्छाओं को पूरी किया। तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन फादर, मेरी माँ को किसने मार डाला था और उसके साथ हुआ क्या था? कुछ मुझे पता नहीं। जिस पर वो बोलता है किंग फितियान कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं भी इतने साल से बस जांच पे जांच किए जा रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें ड्रैगन बुलाया जा रहा है यूनिवर्स सेक्ट का, और अब तुम्हारे पास ड्रैगन का दर्जा है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ताकत तुम्हारे पास है। तुम अपनी ताकत को और सुधारो और यूनिवर्स सेक्ट को आगे बढ़ाओ। और रही बात मेरी, तो मैं हेवन के दूसरे से जब लौटूंगा तो मैंने लौटते हुए ही सारे के सारे कर्जे को चुकता कर दिया है, जिन जिन लोगों से मुझे बदला लेना था। हमारा एमसी बोलता है कि क्या आप वापस जा रहे हैं? जिस पर बोलता है कि हाँ, जब कभी भी हम बैटल क्षेत्र में जाते हैं हेवन के, तो हम वहाँ से ऐसे ही वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी कोई इंसान यहाँ पर सिर्फ टेम्प्रेरी बेस पर कुछ वक्त के लिए रह सकता है। बहुत कीमतें चुकाने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आ पाया हूँ। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छा काम करोगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए हेवनली पिन मांगी हुई थी और उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए भी इमॉर्टल पिन लाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। एक बात और, मुझे वापस से युद्ध क्षेत्र में जाना होगा, और तुम्हारे पास जो इमॉर्टल पिल है उसके साथ साथ तुम्हें ये बात मालूम है कि 16 साल की तुम्हारी जो आपदा थी वो टल गई, लेकिन आगे एक और आपदा आने वाली है, और उसी की मदद के लिए मुझे इमॉर्टल पिल की ज़रूरत है। जिस पर हमारा एनसी बोलता है तो क्या एक छोटी सी मुसीबत के बाद अब मेरे पास कोई बड़ी मुसीबत भी आने वाली है? तो क्या आप इस बारे में बात करें कि 2 बार आएगा? जिस पर बोलता है कि हाँ, एक 16 साल की उम्र में जो कि छोटी सी मुसीबत होगी, और वो छोटी सी मुसीबत कोई और नहीं बल्कि हमारे एमसी की मौत थी। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आएगी। अब वो बड़ी मुसीबत क्या है वो कोई नहीं जानता है। यहाँ पर बता रहा होता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर पैट्रियर्क ने भी कोशिश की थी। पैट्रियर्क यांग मिन भी अपनी सटीक जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि आखिर सच्चाई क्या है, तुम्हारी माँ को किसने मारा, और वो इमॉर्टल फल कहाँ पर है। हालांकि वो इमॉर्टल पिल के बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ही ली हुई है, इसलिए इस बार मैं चाहे जो भी हो जाए उसे ला करके ही रहूँगा और तुम्हें बचा करके रहूँगा। हमारा एमसी बोलता है लेकिन फादर, मैं वैसे भी धर्मारेलम को तोड़ चुका हूँ, तो मैंने इमॉर्टल पिल को एक बार हासिल किया हुआ था। वो इमॉर्टल पिल एकदम इंसान की जैसी थी। उसकी जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूँ। जिस पर वो जानकारी ट्रांसफ़र कर देता है, जिस पर उसका डैड बोलता है कि वाह ये तो कमाल हो गया, लेकिन वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी लकी हो, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से रियल नहीं है। जब कभी भी इमॉर्टल पिल का दरवाज़ा खुलेगा तो उसके लिए अनगिनत ताकतें आएंगी, और वर्षों से अनगिनत लोगों ने इमॉर्टल पिल की मांग रखी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात पर तुम्हें विश्वास होगा। जब तुम्हारे पास उसकी पूरी ताकत आ जाएगी तो शायद मैं भी तुम्हें जानकारी दे पाऊंगा कि वो इमॉर्टल पिल क्या है। तभी वहाँ पर से कुछ आ रहा होता है जो सीधा आता है किंग फितियान के पास। तो यहाँ पर किंग फितियान बोलता है कि मेरे लिए अब यहाँ पर वापस से बैटल क्षेत्र में जाना होगा, इसीलिए मेरे लौटने का समय आ गया है हेवन में। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना बेटा। जिस पर हमारा अंशी बोलता है कि डैड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जिस पे उसका डैड मुस्कुराता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो मेरे ऊपर आने वाली है, भविष्य में पता नहीं मुझे किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चाहे जो भी हो मैं अपने आप को अब दोबारा मारने नहीं दूंगा। चाहे मैं इस दुनिया में आसानी से आऊँ या फिर बहुत ही मुश्किल से मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं आसानी से नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सिस्टम है। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल जंगल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर प्रोटोस क्लैन के कुछ लोग होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि अरे वाह, अब शायद उनका ये ख़त्म होने का समय आ गया कल्टीवेशन। बहुत ही जल्द हमारे प्राचीन घोंसला खुल चुका है। मुझे पूरे यकीन है कि यहाँ पर किनलन सेक्ट के देवता और यहाँ पर महान टैलेंटेड आने वाले हैं। प्राचीन कहानी है कि जब 8 जंगल नष्ट हो जाएंगे तब हमारे देवता उठेंगे। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अपना कल्टीवेशन पूरा करके एक व्यक्ति आ रहा होता है। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो किलन सेक्ट के यहाँ पर यंग मास्टर हैं, ये प्रोटोस क्लैन है, यानी कि किन सेक्ट जहाँ से सेंट किरण आता है, तो इसे प्रोटोस क्लैन या फिर किनलैंड सेक्ट को जो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि किनलैंड के ये तो यंग मास्टर हैं। मैंने सुना हुआ है कि इसने कल्टीवेशन कुछ समय पहले पूरा किया है। ये पिछले 10 साल से यहाँ पर कल्टीवेशन किए जा रहे हैं और अब बहुत ताकत हो चुके हैं अकेले में कल्टीवेशन करते हुए। वो यहाँ पर तुरंत नीचे आता है यंग मास्टर, जिसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं कि यंग मास्टर, प्रोटोस क्लैन के यंग मास्टर, आपको हम सभी ग्रीट करते हैं। जिस पर वो बोलता है कि सभी लोग उठ जाओ, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। कल्टीवेशन करते हुए मैंने एक बात को नोटिस किया और देखा कि 18 सन ऑफ गॉड से यहाँ पर एक मामूली से सन ऑफ गॉड से कोई हार चुका है, और लेडी सेंट को हराने के साथ साथ यहाँ पर उसके साथ नहाने का मौका भी नहीं मिला। क्या इतनी भी योग्यता नहीं है किलन सेक्ट में? बताओ। ये किसी और की तरफ नहीं बल्कि सीधा सेंट किरण की तरफ तंज कस रहा होता है। जिस पर सेंट किरण बोलता है
कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वो बहुत लकी था, 18 सन ऑफ गॉड। जिस पर बोलता है यहाँ पर यंग मास्टर कि अच्छा तो ये तुम्हारा काम है। जिस पर बोलता है कि तुम इस तरीके से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुम प्रोटोस क्लैन को इस तरीके से बदनाम करो। तुम यहाँ के यंग मास्टर और प्रोटोस क्लैन के एक हिसाब से गए हुए थे, तो तुम इस तरीके से उसे कैसे खो सकते हो। जिस पर सनकिरण बोलता है कि तुम भले यहाँ पर किनलन सेक्ट के यंग मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हो, और लेडी सन के रूप में मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ, इसलिए तुम इस तरीके से मुझसे नहीं बोल सकते हो। और अगर तुमने मुझे इसके बारे में बोला ही हुआ है तो चलो अब तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। जिस पर वो बोलता है क्या कहा, एक्सप्लेनेशन दूँ। यहाँ पर एक तो तुम हार करके आए हुए हो प्रोटोस क्लैन के लिए, जो कि एक महान क्लैन है, तुम उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। तुमने उसका अपमान किया है, किनलैन जाति का अपमान किया है, और तुम फिर भी इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। क्या इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर गए हुए थे, तो तुम हार करके यहाँ पर वापस आए हो, तो प्रोटोस क्लैन की जितनी बेइज्जती वो काफ़ी नहीं है। जिस पर वो बोलता है सेंट किरण कि असली ताकत के मामले में वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, 18 सन ऑफ गॉड वो पूरी तरीके से बेकार है, समझ में आया ना, वो बस एक गलती थी। जिस पर यहाँ पर बोलता है यंग मास्टर कि इस टाइम पर यहाँ पर डोंगे में एक बहुत ही बड़ा समारोह शुरू होने वाला है, और उसमें मैं भाग लेने के लिए जा रहा हूँ, और इस फेस्टिवल में बहुत से महान लोग आने वाले हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि डोंगो में एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पर इमॉर्टल एम्परर डोंगुआ और कई सारे प्राचीन देशों के प्रति समर्पित कई शक्तियाँ भी हैं, यहाँ तक कि ईश्वर वंश, सन ऑफ गॉड, पवित्र धर्म और अन्य प्रमुख शक्तियाँ भी इकट्ठा हो रही हैं। यहाँ पर यंग मास्टर बोलता है कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो हमारी किनलैन प्रोटोस क्लैन की इतनी बेइज्जती हुई है, हम उसकी इज्जत को और उसकी प्रतिष्ठा को फिर से उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम मेरे यानी कि यंग मास्टर के लिए वफादार रहना चाहते हो तो तुम्हें 18 सन ऑफ गॉड को मारना होगा। कैसा रहेगा। अब ये किसी और को नहीं बोल रहा होता है बल्कि हमारे सेंट किरण को बोल रहा होता है, जिस सेंट किरण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता ना, इसीलिए सो बोलता है कि क्या मजाक है, यंग मास्टर की सहायता के बिना 18 सन ऑफ गॉड को मार डालूं। तभी यंग मास्टर बोलता है कि लेकिन मुझे जितनी जानकारी हासिल है उसके हिसाब से 18 सन ऑफ गॉड मास्टर किंग फितियान का बेटा है, और मैंने सुना हुआ है कि काफ़ी समय पहले किंग फितियान इमॉर्टल था और एक बार वो प्रोटोस क्लैन में भी आया हुआ था और उसने हमारे सबसे मजबूत आदमियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर डाला था और उसके सामने हमें झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। उसने जो प्रोटोस क्लैन के साथ किया हुआ है वो बहुत शर्म की बात है, इसीलिए अब उसके बेटे का कर्ज वो खुद चुकाएगा, क्योंकि इस दुनिया का नियम है कि बाप का कर्ज हमेशा बेटा चुकाता है। इसलिए 18 सन ऑफ गॉड को अपने बाप का कर्जा चुकाना होगा, हम उसे ख़त्म कर देंगे। जिस पर मास्टर किरण बोलते हैं यानी कि सेंट किरण बोलता है कि क्या आप मुझे इस तरीके से खुद के काम पर घसीटना चाहते हैं और ये कंपटीशन करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं एक कंपटीशन करके कि 18 सन ऑफ गॉड को सबसे पहले कौन ख़त्म करता है। जिस पर यंग मास्टर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करते हो तो मैं ये कंपटीशन मंजूर करता हूँ। दोनों के दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यंग मास्टर बोलता है कि लेकिन इसके लिए हमें साथ में प्राचीन ड्रैगन की ताकत और डिवाइन फिनिक्स की भी ताकत चाहिए, उनकी तरफ से भी हमें आंदोलन होना चाहिए। जहाँ पर हमें एक ब्लास्ट का सीन दिखाया है जहाँ पर बोल रहा होता है कि अरे वाह मैं बाहर आ चुका हूँ, ये कोई और नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्राचीन ड्रैगन होता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या समय आ गया है मेरे बाहर आने का। सभी लोग उससे सामने ग्रीट करते हैं और बोल देते हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डिवाइन फिनिक्स की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने घोंसले में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस घोंसले के ब्लास्ट होने से वहाँ पर डिवाइन फिनिक्स जन्म लेती है। और जैसे ही वो जन्म लेती है सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या सचमुच में वो आ चुकी है। यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स बोलती है कि अरे वाह लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस पर वहाँ पर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि आपका स्वागत है। जिस पर डिवाइन फिनिक्स बोलती है कि क्या हो गया है, क्या इस जंगल में और कोई भी है जो मुझसे ताकतवर हैं। जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पर बहुत से टैलेंटेड लोग हैं और इस समय वो सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर वो बोलती है कि क्या मेरे जैसे हेवनली डीमन जितनी ताकतवर कोई और भी है। जिस पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे डर है लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, क्योंकि 18 सन ऑफ गॉड अभी मैंने कुछ समय पहले अफवाह सुनी हुई है मास्टर कि 18 सन ऑफ गॉड जो कि काफ़ी ताकत के साथ उभरे हुए हैं और वो यूनिवर्स सेक्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने यहाँ तक कि एक लेडी सेंट के साथ अपने आप को मेज भी किया हुआ है और उन्होंने उनके साथ स्नान भी किया हुआ है, इसलिए इस टाइम पर उनकी प्रतिष्ठा बहुत ताकतवर है। और यूनिवर्स सेक्ट में उन्होंने आधे सन ऑफ गॉड को एक ही बार में ख़त्म कर डाला है। यहाँ पर ये सुनने को तो बोलती कि अरे वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो चलो अब हम सबसे पहले उसे ख़त्म करेंगे और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो पूरी दुनिया में हमारा वर्चस्व होगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर सिर्फ हम ही हैं। यहाँ पर वो लोग भी निकल जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि डुआन लिन अब तुम मुझे बताओ
कि तुम यहाँ पर क्या कर सकती, क्योंकि तैरते हुए आइलैंड में अब तुम्हें यहाँ पर एज अ नौकरानी के रूप में रहना होगा। जिस पर वो बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे नौकरानी बनने की आदत नहीं है। जिस पर हान बोलता है कि आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे भी आदत नहीं थी, लेकिन काफ़ी आदत हो चुकी है मुझे भी, क्योंकि यहाँ का तैरते हुए द्वीप पर कल्टीवेशन करना और स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दुगनी तेज़ी से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा की जा सकती है। वहीं पर 17 सन ऑफ गॉड बोलता है कि हाँ मैं भी इसका आदी हो चुका हूँ, 18 सन ऑफ गॉड बहुत ही अच्छे हैं और इसीलिए मैं भी इसका आदी हो चुका हूँ। जिस पर बोलती है कि शट अप, मैंने क्या तुमसे पूछा, वो तुम्हारी राय बेवकूफ़ हो कहीं के। यहाँ पर वो हमारे एमसी को काफ़ी गुस्से से दिख रही होती है। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी के बगैर आई हुई हो, अब क्योंकि तुम यहाँ पर अनविलिंग की वजह से आई हुई हो तो तुम चाहो तो वापस जा सकती हो और बदले में बस तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य देना होगा, साथ ही तुम वापस जा सकती हो। जिस पर बोलती है कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमारा एमसी पूछता है कि क्यों नहीं जाना चाहती हो। जिस पर बताती है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि इस टाइम पर मेरे सन ऑफ गॉडेस के रूप में मेरा स्टेटस छीन लिया गया है और अब मैं एम्पायर के रास्ते पर भी नहीं चल सकती हूँ और एम्पायर के लिए कंपटीशन के लायक भी नहीं रह गई हूँ। इसलिए मुझे और मेरे क्लैन को बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा अगर मैं वापस चली गई तो। मैं वापस नहीं जा सकती हूँ और वैसे भी मेरे डैड ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है और मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकने जैसी एक इंपॉर्टेंट चूक नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए कंपटीशन में भाग लेने का सिर्फ एकमात्र तरीका है और वह तुम्हारे साथ रहना। अगर मैं यहाँ पर एम्पायर के रास्ते पर चलना चाहती हूँ तो तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है, वरना मेरी क्लैन की बहुत बेइज्जती होगी। मैं डुआन अपने परिवार का वचन निभाती हूँ क्योंकि डुआन फैमिली हमेशा अपने वादे को पूरा करती है, इसीलिए मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती हूँ। 18 सन ऑफ गॉड, मैं यहाँ पर रहने के लिए सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे योग्य ना होते हुए भी मुझे तुम्हें सर्व करना ही होगा। हालांकि तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हारी नौकरानी बन सकूं, इसलिए तुम मुझे जबरन फॉलो नहीं करा सकते हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि उफ, सचमुच में औरतें तो बहुत बड़ी मुसीबत है, पता नहीं मैं इसे लेकर कहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं है, तुम यहाँ पर नौकरानी हो और तुम्हें अपने स्टेटस को जान लेना चाहिए। यहाँ पर बाइजू कहाँ पर है। जिस पर गाशन बोलता है कि मास्टर मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा हुआ है। जिस पर हमारा एंसी बोलता है कि कुछ दिनों से मैंने भी उसे नहीं देखा, आखिर गई कहाँ। तभी वो पूछता है कि एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 6 परिवार को जो आधा राज्य का हिस्सा है वो आ चुका है। जिस पर गाशन बोलता है कि हाँ मास्टर, उन्होंने स्पिरिचुअल फल के रूप में अपने आधे राज्य का हिस्सा दे दिया है और वो गोदाम में डाल दिया गया है। जिस पर बोलता है कि एक मिनट, कहीं वो, जिस पर गाशन बोलता है मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हैं कि गोडाउन का जो फल है। हमारा एंसी बोलता है कि हाँ चलो, जैसे मुझे डर है, हमें जल्दी जल्दी सारे के सारे गोडाउन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी गोडाउन की तरफ आ जाता है। सो हमारा एमसी बोलता है कि अब बताओ यहाँ पर क्या ये गोडाउन पूरा तक खाली हो चुका है। जिस पर वो बोलती है यहाँ पर डुआन कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी लड़की इतना नहीं खा सकती है। यहाँ पर इतना खा पाना, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, इतना फल खा पाना नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी इंसान इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके खुद ही फट जाएगा। जिस पर गाशन बोलता है कि लेकिन दरवाज़ा खोलते ही पता चलता है कि वो पूरा का पूरा खाली और वहाँ सिर्फ और सिर्फ फल के बीज रखे हुए हैं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि उसने पूरा का पूरा फल खा लिया है और यहाँ पर सिर्फ बीज का ढेर है, यकीन नहीं होता कि उसने गोडाउन खा लिया। जिस पर बोलती है डुआन की क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल फल कैसे खा सकता है। हमारा एमसी बोलता है कि चलो नेक्स्ट वेयर हाउस की तरफ। बाकी सारे नेक्स्ट वेयर हाउस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर वो 3 के 3 देखकर सरप्राइज थे क्योंकि दूसरा गोडाउन भी खा चुका था। हमारा एमसी बोल रहा था कि पता नहीं दूसरा गोडाउन भी खाली है, कितने जन्म की भुक्कड़ है। अब इस चीज़ को देखकर तो डुआन और भी सरप्राइज होती है, बोलती है कि क्या इसने दूसरा भी खा लिया, इतने स्पिरिट फल आखिर कोई कैसे खा सकता है। 1 से 2 खाने पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे खा चुकी है, वो तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही विस्फोट कर देगी। यहाँ पर गाउशन बोलता है कि मास्टर तीसरा गोडाउन भी खाली है। हान बोलता है चौथा, और कहा 5वां, मास्टर सारे सारे खाली ही हैं। हमारे एमसी बोल रहा था कि ये लड़की आखिर क्या है ये लड़की। यहाँ पर छठे गोडाउन की तरफ आते हैं, बड़ी उम्मीद से दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि फाइनली एक गोडाउन तो है जहाँ पर स्पिरिचुअल फल रखे हुए हैं, जहाँ पर वो सो रही होती है बड़े चैन से। तो गाशन बोलता है कि लगता है मास्टर ये खाते खाते ही सो गई हैं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं उसे वापस लेके जाता हूँ। और बोल रहा है कि कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि खाते खाते वो थक जाए और ऐसे सो जाए, ये लड़की तो गजब है। वो तुरंत उसे गोदी पे उठाता है। सो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ से, लेकिन तभी वो अपनी आँख खोलती है तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलती है वो कि ये क्या कर रहे हो तुम। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम, तभी वो एकदम से नीचे उतर जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे ज़रा दूर रहो, क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे तुम तो बस सो रही थी, तो मैं बस तुम्हें यहाँ से उठा करके बिस्तर पे ले जा रहा था। जिस पर बोलती है बाइजू कि क्या क्या तुम्हारा कुछ और करने का इरादा तो नहीं था ना। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, इतना भी ये आसान नहीं है। जिस पर बोलती है कि बेस्टली कहेंगे जानवर। इस पर हमारा एमसी कुछ भी समझ नहीं पाता है, एक तो कुछ किया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने का। यहाँ पर हमारा एमसी थोड़ी देर बाद उसे आइलैंड पे लेकर आता है और भयंकर गुस्सा करता है, तुम्हारा दिमाग खराब है बेवकूफ लड़की, तुमने 6 के 6 परिवार जिन्होंने इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल फल भेजे हुए तुमने सारे के सारे खा लिए। तुम्हें मालूम भी है स्पिरिचुअल फल से स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से कोई भी इंसान कितना ताकतवर हो सकता है, लेकिन तुम उसे इस तरीके से खा रही हो।
इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी, तुम इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी, एक दिन तुम फट जाओगी। कर क्या रही हो तुम, इतना सारा गोडाउन खा लिया, बाकियों के लिए भी तो बचाओ। जिस पर बोलती है कि ओह नो, मुझे आप डांट रहे हो, मुझे नफरत हो रही है इस चीज़ से, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि इसकी क्यूटनेस में हमारा एमसी फिर फंस गया, लड़कियों का चक्कर। हमारा वो बोलती है बाजू कि मुझे पता था कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो, जैसे सारी की सारी दुनिया ही मुझसे नफरत करती है। तुम जानते क्या हो, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, यहाँ तक मेरे माँ बाप भी नहीं, मेरे सिर्फ खाने की वजह से। मैं तो बहुत तो कम खाती हूँ ना। हमारा एमसी बोलता है कि क्या कहा, तुम बहुत कम खाती हो, तुम जितना खाती हो ना सचमुच में तुम्हारे लिए खाना मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। जिस पर बोलती है कि हाँ, मैं इतनी भूखी हूँ और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए चुपचाप पेट भरने के लिए मुझे करना पड़ गया। मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करोगे। तुम भी बाकी लोगों की तरह ऐसा कह रहे हो, तुम भी चाहो तो मुझे निकाल सकते हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और मैंने तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है, बदले में तो तुम मुझे गाली भी दे रही हो। चलो अच्छा कि कम से कम तुम दूसरों को गाली देती हो। जिस पर रोने लग जाती है, यानी कि रोने का नाटक करने लग जाती है। सो हमारा एमसी बोलता है कि रो मत, फिक्र मत करो, और वैसे भी तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। जिस पर बोलती है कि सचमुच में। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ हाँ, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। तो तुरंत गले लगाते बोलती है कि वाह, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे सेटिस्फाई किया हुआ है। जिस पर हमारा एमसी भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। समझ में नहीं आता है कि इस आदमी को किससे प्यार है, लेडी सेंट से या इससे। दोनों से हाथ मार रहा है। यहाँ पर बोलती है कि वाह, मैं और खाऊंगी। जिस पर हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि खाओ खाओ, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या हो सकती है, पटा जो लिया है। वहीं पे हमारा एमसी का सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल सिल्क बॉम्ब को देख रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है स्पिरिट पावर को खा खा करके। हमारा एमसी बोलता है कि वाह, लड़ाई के दौरान इसने बहुत से स्पिरिचुअल फल और स्पिरिचुअल पावर खाई हुई है, इसलिए अब ये बढ़ता चला जा रहा है। चलो अच्छी बात है कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा रूप कब आएगा, और मेरी जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और मेरी सेकंड कॉन्शियस है, उसका पता नहीं कब डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हमें इसे डेवलप करना है ना, तो हमें उसी तरीके का इंसान पकड़ना हो जिस तरीके से हमने पहले पकड़ा हुआ था। उसी तरह का कोई मॉन्स्टर मिल जाए जो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरा हो तो बढ़िया रहेगा। तभी वो न्यायन के मोती को भी बाहर निकालता है, और उस न्यायन के मोती से वो डिवाइन भाला भी बाहर निकालता है, और बोल रहा था कि ये भाला सचमुच में, ये भाला बहुत ही कमाल का है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लगभग इसने मुझे घायल ही कर दिया था उस वक्त। इसने मुझे बताया हुआ था कि 100 साल की कल्टीवेशन के बाद उन्होंने इस भाले को हासिल किया था, और 100 साल कल्टीवेशन के बाद इस भाले को और ज़्यादा ताकत मिलती है। तो अब मैं इसे और ताकतवर कैसे बनाऊं? मेरे पास इस वक्त इमॉर्टल डेंटियान है, जिसके अंदर इनविजिबल और ना जाने कितनी इमॉर्टल पावर है, और बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एनर्जी स्पिरिचुअल पावर भरी हुई है। तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूं और 100 साल की कल्टीवेशन की एनर्जी एक साथ इसमें भर दूं। क्यों ना मैं इसको एक बार ट्राई करूं। तो मुझे पता नहीं कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे करूं तो जल्दी हो जाएगा। ट्राई करते हैं। हमारा यहाँ से अपने इमॉर्टल डेंटियान से, जिसके पास इमॉर्टल स्पिरिचुअल पावर है, उससे उसे और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर देने लग जाता है। 100 साल की स्पिरिचुअल पावर देने के बाद वो और ताकतवर हो जाता है। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि वाह, ये इमॉर्टल डेंटियान तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा, और 100 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी एक झटके में उसने इसमें भर दिया है, कमाल है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ कि ये भाला अगर हर 100 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी से इतना ताकतवर हो जा रहा है, तो अगर मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें भर सकता हूँ तो क्या होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। वो और कंटिन्यू करते जा रहा होता है, और कम से कम कुछ देर तक कंटिन्यू करने के बाद मानसी बोलता है कि मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त होगा। सो उसे पकड़ता है और बोलता है कि अरे वाह, मैंने लगभग 500 साल जितना कल्टीवेशन की एनर्जी इस पर कम से कम डाल दी है, और अब ये बहुत ताकतवर हो चुका, अब सब कुछ खत्म कर सकता है। लेकिन न्यायन के मोती, इसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने पिछली बार इसे इस्तेमाल कर लिया था। ये मेरे यहाँ पर अगर कोई मेरे बराबरी के लेवल का है तो सिर्फ वहीं पर काम करता है, और उतना पहले का मुकाबले उतना ताकतवर नहीं। क्यों ना मैं एक काम करूँ कि इसको भी जारी रखूँ और 5 साल की स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें भी दे दूँ, और तो और ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, है ना। तभी वहाँ पर हमारा एमसी न्यायन की मोती से मून डिवाइन बॉडी को भी निकालता है, जिस पर बोल रहा होता है कि वाह, मेरे पास मून डिवाइन बॉडी भी है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, ये कैसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कोई पोर्टल खुलता है और पैट्रियार्क यांगमिन आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल अवस्था में होते हैं। जिस पर एनसी बोलते हैं कि पैट्रियार्क यांगमिन, आप यहाँ पर इस तरीके से। तभी पैट्रियार्क यांगमिन खांसते, जिनकी मुँह से खून निकल आता है। सो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि पैट्रियार्क आप ठीक तो हैं। और मैंने सोच रहा होता है कि पैट्रियार्क जितने इतने ताकतवर लीडर, जो कि पूरी यूनिवर्स में सबसे महान माने जाते हैं, उन्हें चोट कैसे लग सकती है, उनका कल्टिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उस प्राचीन मंदिर में गया हुआ था, उस कांसे के मंदिर में लड़ने की वजह से यहाँ पर मेरी ये हालत हो चुकी है। मैं कांसे के रहस्यमय मंदिर से घायल हो चुका हूँ। चलो ये ठीक है। यहाँ पे हमारा एनसी सोच रहा होता है, क्या कहा कांसे का प्राचीन मंदिर? ये पौराणिक मंदिर तो वही है ना जो कि फॉरबिडन है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि इसे कुछ समय पहले देखा गया है। तो क्या इन्होंने इसके शरीर को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है? सो यहाँ पर हमारा एनसी बोलता है कि लेकिन मैंने तो सुना हुआ है मास्टर कि वो जो मंदिर है वो इमॉर्टल लोगों की जगह है, जहाँ पर सिर्फ इमॉर्टल जा सकते हैं। तो फिर आप वहाँ कैसे जा गए? जिस पर पैट्रियार्क यांगमिन बोलते हैं कि हाँ, ये बात सही है,
यहाँ पर जो मैं इस मंदिर के बारे में, जिस प्राचीन मंदिर के बारे में बोल रहा हूँ, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ मंदिर है जो कि कभी कभी ही दिखाई देता है स्पिरिचुअल पावर से। और उसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इस दुनिया में उसके बारे में नहीं जान सकता है, और वहाँ पर सिर्फ इमॉर्टल लोग रहते हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। मुझे डर है कि उस प्राचीन मंदिर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, एक या दो लोग ही समझते हैं। यहाँ पे हमारा MC1 सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने भी देखा हुआ था कि एम्परर को कोई खींच रहा था, और उतने हाई लेवल के लोग जिन्हें कोई खींच रहा हो, आखिर उस मंदिर से ही कोई घसीट रहा था क्या? आखिर उस मंदिर में है क्या? क्या वहाँ पर सच में कोई इमॉर्टल लोग रह रहे हैं? ये कुछ और है। मैंने इस बारे में, काशी के मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी का मंदिर पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता है और ना ही खोला जा सकता है। जैसे ही वो सामने आया, लेकिन अजीब बात है कि जैसे ही वो सामने आया, यहाँ पर पैट्रियार्क लेवल के जितने भी लोग हैं उस सब ने उसे वापस से खोलने की कोशिश की और अंदर जाकर के जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा सका है। आखिर उस मंदिर के अंदर इतनी क्या ताकत है? वहीं पैट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर में बहुत बड़ा रहस्य है जो कि प्राचीन से भी अधिक प्राचीन है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर हमारा MC बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि हर जगह के कोई ना कोई रहस्य होते हैं, यहाँ तक कि इस आइलैंड के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। यहाँ पर पैट्रियार्क बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तुम ये बताओ तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे चल रहा है। वैसे भी उस काशी मंदिर को खोलना इतना भी आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये काम ज़रूर करेगा, मुझे पूरा यकीन है। और वैसे मैं तुम जैसे जूनियर की मदद तो बिल्कुल नहीं सकता हूँ, उसके सामने इस तरीके से बातें करना पूरी तरीके से बेकार है। और तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है कि तुमने सन ऑफ गॉड की लड़ाई में अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है। सचमुच में तुमने कमाल कर दिया, बहुत खूब। तुमने अपने पैट्रियार्क का नाम रोशन कर दिया है, और अब अच्छी तरीके से काम करो। इस पर हमारा MC बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस अपना काम किया है पैट्रियार्क। वहीं पर पैट्रियार्क बोलते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतने अच्छे तरीके से काम करोगे, और तुम्हारे पास इस टाइम पर मून डिवाइन बॉडी और सन डिवाइन बॉडी दोनों है ना। जिस पर हमारा MC बोलता है कि हाँ, तभी वो अपने पास एक भाला बुला लेता है हमारे MC का, और बोलता है कि ये शिकारी भाला, मैंने सुना हुआ है कि इतिहास में कहा जाता है कि ये शिकारी भाला बहुत ताकतवर है, और इसे शायद एम्परर ने भी इस्तेमाल किया था। ये बहुत ही ताकतवर और सर्वोच्च शक्ति में एक माना जाता है। हालांकि काफ़ी समय बाद जब एम्परर ने इसे इस्तेमाल किया था, तो क्योंकि इतना भारी और ताकतवर था कि उन्होंने इसे दबा दिया था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर किसी और ने इसे निकाल लिया, लेकिन वो कौन था पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब इसकी ताकत इसे उतनी नहीं है क्योंकि इसे एम्परर ने सील कर दिया था। जिस पर वालेंसी बोलता है कि क्या ये सील बंद है? जिस पर पैट्रियार्क बोलता है कि हाँ, ये पूरी तरीके से सील बंद है। अगर कभी तुम्हारे पास इसकी सील खोलने का मौका मिले तो तुम इस हथियार का असली ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक है। खैर, 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हारे पास इस टाइम पर सन डिवाइन बॉडी है, तुमने उसे डेवलप करने के बारे में क्या सोचा है? जिस पर वालेंसी बोलता है कि क्या सन डिवाइन बॉडी को भी डेवलप किया सकता है? जिस पर बोलता है कि ऑफ कोर्स किया सकता है, क्यों नहीं किया सकता है। तुम चाहो तो सन डिवाइन बॉडी को 108 महाशक्तियों के बराबर शक्तिशाली कर सकते हो, और न केवल इतना ज़्यादा ताकतवर बल्कि उन सबसे दुगना ताकतवर कर सकते हो। हालांकि 108 महाशक्तियों में इसे सिर्फ मिडिल में ही रखा जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ताकतवर है, और अगर तुम मून डिवाइन बॉडी की वजह से कल्टिवेट करके इसे डेवलप करो तो तुम टॉप पर पहुंच सकते हो। जिस पर हमारा अंशी बोलता है कि क्या आपका मतलब ये है कि मैं मून डिवाइन की बॉडी की मदद से सन डिवाइन बॉडी को डेवलप कर सकता हूँ? चलिए, अच्छी बात है, लेकिन कैसे कर सकता हूँ? जिस पर पैट्रियार्क बोलते हैं कि ये सही है, मून डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करके उसे खत्म करके उसे रिफाइन करके तुम सन डिवाइन बॉडी को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो, और तो और उसे डेवलप भी कर सकते हो। आज मैं तुम्हें मून डिवाइन बॉडी की मदद से और उसे खाने की मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? अब तुम कल्टिवेशन के लिए बैठ जाओ। जिस पर हमारा MC अपने मून डिवाइन बॉडी को यानी कि सन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करता है, कल्टिवेशन के लिए बैठ जाता है। वहीं पैट्रियार्क बोलते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड, मून डिवाइन बॉडी को अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब करने के लिए और उसे रिफाइन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक आकार देने के बराबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि ये एक नए शरीर को डेवलप करेगा। इसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा, और सबसे बड़ा दर्द यही है, क्या तुम इसे सहन कर पाओगे? जिस पर हमारा MC बोलता है कि हाँ, मैं सहन कर लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जिस पर पैट्रियार्क बोलता है कि ठीक है। डिवाइन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे ही मून डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जिस पर पैट्रियार्क बोल रहा होता है कि मून डिवाइन बॉडी की ये 9 सुइयाँ तुम्हारे शरीर को चुभेंगी और बहुत ही तेज दर्द महसूस होगा तुम्हें। लेकिन अगर तुमने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने आप को ताकतवर समझ करके कल्टीवेशन करते रहे कंटिन्यू, और तुम इसके दर्द को सह गए, तो मून डिवाइन बॉडी पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा, और रिफाइन होने के बाद तुम इसे ऑब्जर्व कर सकते हो आसानी से। ये एक तरह की फॉरबिडन टेक्निक है जो कि काफ़ी दर्दनाक देती है, इसीलिए तुम इसे अगर नहीं रोक पाए या फिर इसे सह नहीं पाए तो तुम लगभग मर जाओगे। अतीत में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो कि मून डिवाइन बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी इसके दर्द को सह नहीं पाया है, इसीलिए बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो इस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से मारे जा चुके हैं। इसलिए इस टेक्निक को फॉरबिडन कर दिया गया था और फॉरबिडन में रख दिया गया था। मेरे पुराने जितने भी पैट्रियार्क हैं, मुझे लगता है कि तुम इस टेक्निक को तभी अच्छी तरीके से कर सकते हो जब तुम जिंदा रह सको।
लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए अब पछतावा करने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है, आपकी पीढ़ी में चाहे जो भी हुआ हो मास्टर, लेकिन मेरी पीढ़ी में एम्परर का रास्ता है और एम्परर का रास्ता बहुत सम्मानित है। इसीलिए ये जिंदगी और मौत की अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने में ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। चलिए मास्टर शुरू कीजिए। इस पर पैट्रियर्क अपनी स्पिरिचुअल एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद आया। अब जैसे ही वो वहाँ पर क्लिंच करते हैं, हमारे एमसी को बहुत ही तेज दर्द होने लग जाता है। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही भयानक दर्द है मास्टर। यहाँ पर तभी वो सहज आ रहा था, बोल रहा होता है कि हालांकि दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरा मन अभी भी स्थिर है और ये मुझे अभी भी इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन वो दर्द फिर भी हमारे एमसी को अति हो रहा होता है। तो पैट्रियर्क और तेज करने लगता है, बोलते हैं कि इसके बाद नान हड्डी और धीरे धीरे ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी और तुम्हें और तेज दर्द होगा, तुम्हारी हड्डियों तक ये पहुंचेगी। तो अब असली परीक्षा शुरू होगी। वो और ज़्यादा तेज तक घुसने लग जाती है, जिस पर हमारे एमसी को बहुत ही तेज दर्द होता है। मगर हमारा एमसी सह रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये दर्द दुगना हो गया है, लेकिन फिर भी ये बाकी सारे दर्द के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर हमारे एमसी की जो सेकंड डिवाइन कॉन्शियस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा था कि ये तो सेकंड डिवाइन कॉन्शियस है। सेकंड डिवाइन कॉन्शियस तब पैदा हुई थी जब मैंने धर्मा रेलम को तोड़ा हुआ था। तो क्या ये मेरे लिए एक औषधि यानी कि हर्ब के रूप में काम कर रही है? यहाँ पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मन सोच रहा होता है कि काफ़ी दर्द हो रहा है, दर्द तो बढ़ते ही चला जा रहा है, अब दुगना हो चुका है। सचमुच में इसकी पीड़ा तो इतनी है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्दाश्त मैं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी सेकंड कॉन्शियस की वजह से। यहाँ पर उसकी सेकंड कॉन्शियस उसे शक्ति दे रही होती है। हमारा एनसी सोच रहा होता है कि क्या मेरी ये सेकंड जो कॉन्शियस है वो ऐसे काम करती है, मेरी इच्छा शक्ति को बढ़ा रही होती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारा दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड कॉन्शियस हमारे एमसी की तरफ देखे जा रही होती है और उसे और ज़्यादा ताकत दे रही होती है। वही जो नीडल है हमारे एमसी के पूरे अंदर तक घुस चुकी होती है। तो पैट्रियर्क बोल रहा होता है कि अब आखिरी बार में ये हड्डियाँ और ये जो तुम्हारी सुइयाँ हैं वो तुम्हारी हड्डियों में पूरी तरीके से घुस जाएंगी। तो तैयार रहो, अब तुम्हारा बहुत तेज दर्द होने वाला है, अब तुम्हारा दर्द अपने चरम पर पहुंचेगा। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है क्योंकि पूरी पूरी नीडल हमारे एमसी के अंदर घुस जाती है। हमारा एमसी एकदम से चिल्ला रहा होता है, तभी हमारे एमसी के पास एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि वाह क्या ताकत है, क्या ये है वो ताकत, इसका खत्म हो चुका है अंत। तो यहाँ पर बूढ़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी चीज़ें मेरी सेकंड डिवाइन कॉन्शियस की वजह से, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की जो मेरी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। दुनिया में इतनी ताकतवर और इतनी सहनशीलता शायद किसी में नहीं है, ये मेरी सहनशीलता को बढ़ाती जा रही है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं आसानी से सारे के सारे काम को पूरा कर सकता हूँ। पैट्रियर्क बोलता है कि वेरी गुड, तुमने तो कमाल ही कर दिया है, आज तक इस दर्द को कोई नहीं सह सका है, लेकिन तुम इतने दर्द के बाद भी चीखे नहीं। मैंने ऐसा धैर्य और इच्छा शक्ति के बारे में सिर्फ एम्परर से सुना हुआ था, जो एम्परर के पास मौजूद थी। अब हमारे एमसी के पास मून डिवाइन बॉडी और सन डिवाइन बॉडी दोनों हैं और दोनों ही हमारे एमसी के शरीर से बाहर निकल रही होती हैं। अब यहाँ पर पैट्रियर्क बोल रहा होता है कि अब देखो तुम्हारे पास मून डिवाइन बॉडी और सन डिवाइन बॉडी दोनों हैं और एक दूसरे के बराबर दिखाई देती हैं, जैसे कोई कॉपी हो, है ना। जिस पर एमसी बोलता है कि हाँ 18 सन ऑफ गॉड, अब कान खोलकर सुनो, अब तुमने पूरी तरीके से मून डिवाइन बॉडी को अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसके बाद मून डिवाइन बॉडी को तुम्हें रिफाइन करने की बारी आ चुकी है। तो चलिए तुम्हारी बॉडी को अब एक कदम और आगे ले जाते हैं। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और दोनों बॉडी को इकट्ठा करने लगता है। सो हमारा एनसी बोल रहा होता है कि फ्यूज़न। अब जैसे वो फ्यूज़न बोलता है दोनों बॉडी एकदम से जुड़ जाती हैं और दोनों ही अपना रिएक्ट करने लग जाती हैं। सो हमारे एमसी को एक नई बॉडी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, एकदम सुपर हीरो वाली फील दे रही होती है। सो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि क्या ये है वो बॉडी? जिस पर पैट्रियर्क बोलता है कि हाँ ये शरीर का कवच है जो कि सन डिवाइन बॉडी की वजह से मिला हुआ है, ये बड़े से बड़े हथियार से भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम्हारे शरीर और तुम्हारी जो लड़ने की काबिलियत है वो लगभग अब दुगनी हो चुकी होगी। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि क्या मेरी ताकत अब दुगनी हो चुकी होगी? यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं दोबारा कभी भी इसे दोबारा इवॉल्व नहीं कर सकता हूँ। जिस पर पैट्रियर्क बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि एक डिवाइन बॉडी बनाना इतना आसान है या उसे एवोल्यूट करना इतना आसान है? तुम्हें मालूम भी है सन डिवाइन बॉडी और मून डिवाइन बॉडी हमारी पूरी दुनिया में 108 प्रकार की जो डिवाइन बॉडीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और अगर मून डिवाइन बॉडी या सन डिवाइन बॉडी में से किसी एक की भी हो तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी बॉडी को एक तो कल्टीवेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और अगर उसे अपने ऊपर लागू करना हो तो ये और भी मुश्किल है। ये पूरी तरीके से एक बार दोबारा से हज़ारों साल में एक बार मिलने वाले कल्टीवेशन के बराबर है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि और दूसरा, जिस पर बोलते हैं कि दूसरा ये कि अगर तुम्हारी कभी भी जन्मजात हत्या नहीं की गई होती पेट के अंदर तो तुम्हारे पास हेवनली चाउस ताव आदि बॉडी होती जो कि इस दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉडी कही जाती है। ये बॉडी इतनी ताकतवर है कि तुम कुछ भी कर सकते थे, और अगर तीनों की तीनों बॉडी इस वक्त तुम्हारे पास होती तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड ताकत होती। एक बार अगर युद्ध की कल्पना की भी जाए तो भी किसी के लिए ये अकल्पनीय है कि तुम्हारी ताकत कितनी होगी। मैं एक तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ।
एक बार की बात है जब एक समय एक व्यक्ति हमारे यहाँ के राजा से लड़ रहा था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि किंग के बराबरी की ताकत रखता था। के पास चाव बॉडी थी जो कि उसे इतना ताकतवर बना रहा था कि उसने हमारे पेट्रियार्क को भी बहुत ही ऊंचे तरीके से हराया, यहाँ तक कि उसे एक ही पंच में ख़त्म कर डाला। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है तो इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है। जिस पर बोलता है कि हाँ, ये बहुत ताकतवर बॉडी मानी जाती हैं। अगर तुम इसकी कल्पना करो तो ये ताओवादी बॉडी हमेशा से ही एक महान रही है और लोगों के लिए एक सफलता की निशानी है। एक टाइम बाद तुम इसमें कल्टीवेट करते हुए सफल ज़रूर हो जाओगे। जिस पर हमारा एमसी बोलता है ये तो सच में बहुत डरावना है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। जिस पर पैट्रिक बोलते हैं कि हाँ, इस बात का डर सभी को है, यही कारण है कि तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई थी, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी हत्या करने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि कल्टीवेशन बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन तब भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी समृद्ध व्यक्ति के लिए इस संख्या का वर्णन नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उदाहरण के तौर पर इसे कल्टीवेट करना होगा और कभी भी इसे लड़ाई के मजाक के तौर पर इस्तेमाल मत करना, वरना हो सकता है कि अगर तुमने मजाक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि तुम्हारी मौत भी हो जाए, समझे। इस बार हमारा आंसर बोलता है कि मैं समझ गया मास्टर। अमन सोच रहा होता है कि सचमुच में युद्ध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ताकत रखते हैं, कल्टीवेशन, सोल, यहाँ तक कि शरीर की टेक्निक और कई सारे हथियार और विश्वास योग्यता, ये सारी की सारी जीत की वो कुंजियाँ हैं जिसे अगर मैं हासिल कर लूँ तो मैं हज़ारों लड़ाइयों या फिर 100 लड़ाइयों को भी पार कर सकता हूँ और मैं पूरी तरीके से एक हथियार बन जाऊँगा और मेरी कोई भी कमज़ोरी ढूंढ नहीं पाएगा। पेट्रियार्क बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, मुझे वैसे ही मंदिर वापस जाकर के काम पूरा करना है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। अच्छा एक बात बताओ कि जब यहाँ पर कभी परिस्थिति ख़राब होगी तो इमरजेंसी के टाइम पर मैं तुमसे वो स्पिरिचुअल फल लेने के लिए आऊँगा, ठीक है, तो उसकी तैयारी रखना। जिस पर हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है और बोलता है कि पेट्रियार्क मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, है ना, तो पहले मैं भी निकलता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि ओके। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओह नो, पेट्रियार्क यांगमिन, मुझे कैसे बताऊँ कि उनके इमॉर्टल फल जितने भी हैं, स्पिरिचुअल फल, वो सारे के सारे तो उस आइलैंड के बाजू खा गई, यहाँ तक कि और मिलने वाले फलों को भी खा गई। यहाँ तो कोई फल ही नहीं है, पता चला तो जान ले लेंगे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, दूसरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी आया हुआ होता है और बोल रहा होता है कि जाओ सभी के सभी 7 सन ऑफ गॉड का दरवाज़ा खोलो, उसे ख़त्म कर दो। वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर आने पर हमारे एमसी को कुछ भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पर 17 सन ऑफ गॉड बोलता है कि मास्टर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, वो तो पहले ही भाग गया। जिस पर हमारा एमसी बोलता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उस बेवकूफ़ ने मेरा इंतज़ार करने की जगह पर भागना डिसाइड किया। इस घर को एक काम करो, आग लगा दो। जिस पर वो आग लगा देता है और वहाँ चला जाता है। वहीं ऊपर से 7 सन ऑफ गॉड सब कुछ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अच्छा, तो तुम मुझे ढूंढ नहीं सके इसीलिए तुमने मेरा घर जला दिया है। 18 सन ऑफ गॉड का गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस पर सर्वन बोलता है कि मास्टर, लेकिन ये सब तो हमारी उम्मीद के मुताबिक हो रहा है ना, हमने अनुमान लगाया था कि वो ऐसा ही करने वाला है। ये यूनिवर्स एक्ट में मुझे डर है कि कोई नहीं जानता कि 7 सन ऑफ गॉड लंबे समय तक फ्लोटिंग आइलैंड पर कब तक कंट्रोल कर पाएंगे और वहाँ पर सिर्फ एक कबर के तौर पर रह भी पाएंगे या फिर नहीं। और आखिर आप मास्टर कब तक भागते रहेंगे। और वैसे भी मास्टर, आपको तो मालूम ही है ना कि जब सन ऑफ गॉड की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पर मौत की स्थिति आ गई थी और 18 सन ऑफ गॉड ने अब स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस पर बोलता है कि हाँ, मुझे भी इस बात पर सरप्राइज़ है कि मेरी गणना कभी गलत नहीं हुई, लेकिन आज 18 सन ऑफ गॉड ने इसे गलत कर दिया। जिस पर सर्वन बोलता है कि मास्टर, अब हमें क्या करना होगा, 18 सन ऑफ गॉड के खिलाफ की लड़ाई जारी रखें। जिस पर बोलता है कि हाँ, 18 सन ऑफ गॉड ने मुझ पर बहुत दबाव डाला हुआ है, इसीलिए हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी। अब मैं यहाँ पर से स्पिरिचुअल रियलम से उठ करके ट्रू रियलम में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं किंशु से बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, फिर से सबक सिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स एक्ट के सामने का सीन, जहाँ पे हमारा एमसी जा रहा होता है एंड यहाँ पर 17 सन ऑफ गॉड बोल रहा होता है कि मास्टर, यहाँ पर मैंने सुना हुआ है कि इस समारोह में भाग लेना काफ़ी अच्छी बात होती है ना, इसके लिए मुझे प्रेरित किया है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 और सन ऑफ गॉड कौन है जिन्हें आपने बुलाया हुआ है। इस पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि एक बात बताओ बाइजू, तुम इस तरीके से स्पिरिचुअल फल खा रही हो तो मैंने तुम्हें मना किया हुआ था, क्या पेट्रियार्क ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा यांगमिन ने। जिस पर बोलती है कि नहीं, उस आदमी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि इस तरीके से तुम स्पिरिचुअल फल खा रही हो तो क्या वो खाने देने के लिए बोल गए हैं, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा फ्लोटिंग आइलैंड के जितने भी गोदाम थे हमारे खाली कर दिए हैं। क्या तुम्हें सच में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, डांटा नहीं इसके लिए। जिस पर वो बोलती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन एक मिनट, उन्होंने मुझे तरफ देखा और एक बात कही। जिस पर हमारा नैन्सी बोलता है कि कौन सी बात कही थी, क्या कुछ डांटा था। जिस पर बोलती है कि नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जितना खाना चाहूँ मैं खा सकती हूँ, मेरा तब तक खा सकती हूँ जब तक मेरा पेट ना भरे, और चाहे अगर मुझे इमॉर्टल पिल के अवशेष ही क्यों ना खाने पड़े तब भी मैं उसे खा सकती हूँ।
और तो और वो बहुत ही अजीब सा बुढ़ा था, वो भले ही मुझे क्या ना कर सकता है, लेकिन ये तो कुछ ऐसा था जैसे दहेज का गिफ्ट मुझे किसने कोई गिफ्ट दिया हो। हालांकि मुझे आपसे पहले ही गिफ्ट मिल ही चुका था। जिस पर हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। यहाँ पर वो बोल रही होती है बाइजू कि वो ओल्ड मैन सचमुच में बहुत अच्छा था। हमारा एमसी बोलता है क्या अच्छा था। यहाँ पर बोल रही होती है कि इमॉर्टल पिल के पौधे जब पक जाएंगे तो मैं उन्हें खा जाऊंगी, कितना मजा आएगा। हमारा एमसी बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, इमॉर्टल पिल के तुम नहीं खा सकती हो, मुद्दा ये नहीं है। ये बताओ कि तुम जानती हो कि दहेज का मतलब क्या होता है। जिस पर बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता कि दहेज का मतलब क्या होता है, क्यों, क्या कुछ अजीब सी चीज़ होती है। सबसे पहले मैं इसे खा ही लेती हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी समझ में नहीं आ रहा था किसे कैसे समझाए इस लड़की को। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं, जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, लगता है वो लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों दोनों ग्रीट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि सिक्स सन ऑफ गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पर डोंगियों के फेस्टिवल में मेरे पीछे पीछे आओगे, चलो अच्छी बात है। जिस पर बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, बकवास करना बंद करो और चलो जल्दी से। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, एक और सन ऑफ गॉड का आने का इंतजार कर लेते हैं, पहले वो भी आने वाला है। जिस पर बोलता है कि मास्टर मैं आ चुका हूँ। अब इस बात को सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि क्या दादाजी आप कौन हैं। जिस पर बोलता है कि मैं हूँ फोर्थ सन ऑफ गॉड। अब इस चीज़ को सुनने के बाद तो सभी सरप्राइज होते हैं कि क्या फोर्थ सन ऑफ गॉड। हमारा एमसी बोलता है कि एक मिनट रुको, तो क्या इसका मतलब सन ऑफ गॉड बनने के लिए कोई भी उम्र या फिर कुछ नहीं कि 30 साल से कम होना चाहिए, कुछ और कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस पर बोलता है हान कि दादाजी आपकी उम्र तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, अगर आप मुझे ये बोलते कि आप 14 सन ऑफ गॉड के दादाजी हैं तो शायद मैं यकीन कर लेता, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल कि आप 14 सन ऑफ गॉड हैं। जिस पर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मास्टर, दरअसल बात यह है कि मैं ही हूँ 14 सन ऑफ गॉड। इस चीज़ को सुनने के बाद से तो वो भी सरप्राइज होते हैं और बताता है कि मेरी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है। यहाँ पर तो और सरप्राइज होते हैं। वही बताता है कि दरअसल बात यह है कि मैं एक खास तरह की बॉडी के साथ जन्मा हूँ, मेरी एक अलग सी स्किल है, जो स्किल है भ्रष्टाचार। इस स्किल के ज़रिए मैं जितना कल्टीवेट करता जाऊँगा मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं, उतनी ही कल्टीवेशन के ज़रिए घटती चली जाएगी। जब तक मैं जवान रहूँगा तब तक मैं कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसे ही बोलते हैं कायाकल्प, जो कि मुझे महान उपलब्धि के दिन मिलेगी। हमारा आंसर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी टेक्निक तो काफ़ी एक्साइटिंग है, चलो। वहीं पर सिक्स सन ऑफ गॉड बोलता है कि चलो जल्दी से, अब हम चलते हैं, हमें चलना भी है, तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है और एनसी बोलता है कि चलो, वो भी चला गया, हम भी चलते हैं। वहाँ पे वो लोग भी चले जाते हैं, तुरंत उस जगह पर पहुँच जाते हैं। गाउशन बोलता है कि मास्टर ये ड्रैगन एलिफेंट का प्राचीन साम्राज्य है और ये काफ़ी अच्छा शहर हुआ करता है। ये देखिए हम यहाँ पर जहाँ पर आए हुए हैं ना, ये ड्रैगन एलिफेंट का यहाँ पर जियांग पर्वत है और आप यहाँ पर फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। अगर आप घूमना सोचें तो हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रैगन एलिफेंट की सिटी में रुक सकते हैं और फिर उसके बाद डोंगियो में ग्रैंड समारोह का इंतजार कर सकते हैं, और वहाँ पर हम जोंगियो के पर्वत पर भी हम इंतजार कर सकते हैं और उसे घूम सकते हैं। जिस पर हमारा नैन्सी बोलता है कि फोर्थ सन ऑफ गॉड, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिस पर बोलता है कि जैसा आप सोचे इस बारे में आप ही डिसीजन ली, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं। तो हमारा नैन्सी बोलता है कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। वैसे ड्रैगन एलिफेंट के प्राचीन साम्राज्य में अगर आए हुए हैं तो मुझे एक बात याद आई हुई है कि ड्रैगन एलिफेंट के राजकुमार से हमने जो ड्रैगन जेट लिया हुआ था वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो चलो उसे एक झटका देते हैं। वो काफ़ी कीमती जेट है तो उसे सम्मेलन के तौर पर उसने बड़ी भूमिका ज़रूर निभाएगा। जिस पर हमारा एंस बोलता है कि एक बात बता गाउशिन, मैंने सुना हुआ है कि ड्रैगन एलिफेंट के प्राचीन साम्राज्य में जेड प्राचीन ड्रैगन और साम्राज्य की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं खरीद सकता हूँ, तो बताओ मैं कहाँ खरीद सकता हूँ। जिस पर गाउशिन बोलता है कि मास्टर ये ड्रैगन जेड कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये साम्राज्य में कहीं पे विक्रेता के पास नहीं मिलती है, ये बहुत ही अनमोल खजाना है, इसलिए सिर्फ साम्राज्य के कुछ लोगों के पास ही है, ये इतनी आसानी से खरीदा नहीं जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ शाही परिवार के पास ही आपको मिलेगी। और क्योंकि राजकुमार लिन को लगा था कि पिछली बार आपसे कंपटीशन करते वक्त वो हार जाएगा और आप मर जाएंगे, इसलिए दाव में उसने ये कीमती चीज़ लगा दी थी, पर उसके पास सिर्फ एक ही है मास्टर। जिस पर हमारा एनसी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है कि मुझे प्रिंस लिन से बातचीत करनी पड़ेगी। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंस लिन के जगह का सीन दिखाया था हॉल का, जहाँ पे एक सर्वेंट आता है और प्रिंस लिन कल्टीवेशन कर रहा होता है। सो वो बोलता है सर्वेंट कि मास्टर 18 सन ऑफ गॉड आ चुके हैं। जिस पर बोलता है कि अच्छा वो आ गया, बहुत खूब। किंशु तुमने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे लेवल को ले गए, अब तुम इसका हर्जाना चुकाना होगा। वो एक बॉटल खोलता है और उस बॉटल से वही घोस्ट मॉन्स्टर निकलते हैं, यानी कि ब्लड डीमंस, वो भी दो जिसे हमारे एमसी ने पहले हराया होता है, और हमारे एमसी को इन्हीं की तलाश होती है ताकि पकड़ कर न्याय उनकी मदद ताकत बढ़ा सके। यहाँ पर जैसे ही उस बंदे को छूते हैं वो बंदे पूरी तरीके से गायब हो जाता है और एकदम सूख जाता है। जिस पर लिन बोलता है कि अरे वाह, प्रिजन किंग ने जो मुझे ताकत दी हुई है वाकई में बहुत शक्तिशाली है। किंशु आज तुम्हारा अंत है, जाओ
और उसे फॉलो करो और 18 सन ऑफ गॉड को पूरी तरीके से खत्म कर दो। वही हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी भी खड़ा हो रहा होता है। तो यहाँ पर गाउशन बोल रहा होता है कि मास्टर ये देखिए, ये है इमॉर्टल राजा का मंडप, इसे हम अमर राज मंडप भी कहते हैं। बात दरअसल मैंने सुनी हुई है कि इसकी एक पीछे कहानी है कि काफ़ी समय पहले ड्रैगन शहर में एक शानदार मंडप हुआ करता था जहाँ पर एक सन ऑफ गॉड यानी कि एक इमॉर्टल यहाँ पर रुके हुए थे, तो इसीलिए इसे इमॉर्टल मंडप कहा जाता है। जिस पर वरंसी बोलता है कि 1 मिनट, जियांगवान पहाड़ी, इमॉर्टल पर्वत और यहाँ पर जियांगवांग मंडप, ये सारी चीज़ें कुछ कॉमन सेंस जैसी नहीं लग रही हैं और ढोंगे समारोह में भी जियांगवांग को समर्पित है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इमॉर्टल लोग सचमुच में यहाँ आए हुए थे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जियांगवांग पहाड़ी की पूजा करते हैं और बलिदान के पूर्वी जंगल में सबसे बड़ा उत्सव भी होता है इनका। तो समारोह में फैंचियांग समारोह को डोंगी समारोह में बदलने का कारण क्या इमॉर्टल डोंगियों का डोंचू सच्चा अमर कहा जाता है? तो क्या सचमुच में यहाँ पर कोई ट्रू यहाँ पर किंग आए हुए हैं जो कि इमॉर्टल हैं, जो उसकी पूजा कर रहे हैं ये लोग? जिस पर यहाँ पर फोर्थ सन ऑफ गॉड बोलता है कि प्राचीन काल से जियांगवांग पर्वत पर यहाँ पर इमॉर्टल किंग रहा करते हैं। ऐसा मैंने सुना हुआ है कि ये जो पर्वत है ये उनका शरीर का सिर्फ एक हिस्सा है, इसीलिए ये उसकी पूजा करते हैं और इसमें हमेशा 9 रंग की एक स्पिरिचुअल एनर्जी उड़ती रहती है। मैंने तो यहाँ तक सुना हुआ है कोई अगर स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर ले तो भाग्यशाली के ज़रिए वो भी काफ़ी ऊंचाई तक पहुँच सकता है और उसे भी इमॉर्टल लोगों से मिलने का एक बार मौका मिल सकता है। हमारा एनसी बोलता है कि अच्छा, ये तो बहुत कमाल की बात है। और मैंने सोच रहा होता है कि सिस्टम के अनुसार मुझे साइन इन करने के लिए इस जगह पर जाना होगा, ये तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, चलो देखते हैं। वहीं फोर्थ सन ऑफ गॉड बोलता है कि इतना ही नहीं के ऊपर एक बहुत ही भव्य समारोह के बाद ड्रैगन एलिफेंट साम्राज्य जियांगवांग पर्वत पर 18 नर्क की गुफा भी खोलने वाला है। यहाँ तक कि उन 18 नर्क की गुफा में 18 लेवल के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। जिस पर वो बोलता है कि और जिस पर फोर्थ सन ऑफ गॉड बोलता है कि इमॉर्टल किंग की विरासत के एक अवसर के रूप में ही हमें यहाँ पर मिला हुआ है, जिसके अंदर हम जाकर के कई सारे रिवॉर्ड भी हासिल कर सकते हैं। जिस पर हान बोलता है कि अगर इमॉर्टल पर्वत कहा जाता है तो यहाँ पर नरक की क्यों ज़रूरत है? जिस पर गाउशन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेट इमॉर्टल किंग का शरीर यहाँ पर छोड़ा गया था और सिर्फ नरक के राक्षसों को दबाने के लिए ही इसकी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से रिवॉर्ड भी हमें मिल सकते हैं। हालांकि जियांगवांग पर्वत के अंदर नरक की गुफा खोलना इतना भी आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है और यहाँ तक कि एक गॉड ऑफ किंग लेवल के व्यक्ति को भी पता लगाना मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है और अंदर कितनी नरक की गुफाएं हैं। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि क्या यहाँ पर 18 नरक की परतें हैं? मैंने जितना सुना हुआ है, जब पिछली बार जब मैं जेडी जेल में लड़ाई कर रहा था तब मुझे याद है कि वहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट साम्राज्य का जो कि 18वें नरक की गुफा का राजा कहा जाता है हांग लाओ भी वहाँ पर आया हुआ था, जिसे राजकुमार लिन लेकर के आए हुए थे और वो उसके दरबार का एक हिस्सा था। हांग लाओ 18वीं मंजिल पे नरक की एक ईविल आर्ट को प्रोसेस कर रहा था और उसे कल्टीवेट कर रहा था, जिससे कि किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब किया सके। उसने ऐसी आर्ट डिज़ाइन भी कर ली हुई थी। तो क्या यहाँ पर 18 नरक हैं और इस स्थान पर जाने वाले और जीतने वाले को रिवॉर्ड भी मिल सकता है? जिस पर गाउशन बोलता है कि 18 सन ऑफ गॉड, इस नरक की 18वीं मंजिल बहुत खतरनाक है और बेहतर होगा कि आप वहां ना जाने का ही सोचें। हालांकि ड्रैगन एलिफेंट के जितने भी साम्राज्य हैं उनमें अक्सर ऐसा है कि वहां पर लोगों द्वारा खजाना छोड़ा जाता है, लेकिन अगर अंदर 10 लोग जाते हैं ना तो सिर्फ 1 लोग ही जिंदा बाहर निकल कर आ पाते हैं। बेहतर होगा कि आप वहां ना जाएं। यहाँ तक कि मास्टर, आपके पास जो जड़ है ना, जो कि ड्रैगन और एलिफेंट का जड़ है, वो कोई और नहीं बल्कि नरक की गुफा का 18वीं मंजिल का रिवॉर्ड है। जिस पर वंशी बोलता है कि ओह, हालांकि मास्टर ये जो ड्रैगन जड़ है उसे इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता है, 100 साल की कल्टीवेशन के बाद भी बहुत मुश्किल इसे हासिल करना। जिस पर हमारा वंशी बोलता है कि लाओगाओ ने पहले ही तुम्हारे परिवार को बंदी बना रखा था ना, तो राजकुमार लिन जो तुम्हारे परिवार को धमकी दी हुई थी, तो क्या तुम अपने इस ढूंढने जा रहे हो? क्या तुम्हारा परिवार इस शहर में है? जिस पर बोलता है कि हाँ मास्टर, वो इसी शहर में है, मैं उनसे कहने ही वाला था आपसे मिलने के लिए, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बता देना। तुम याद रखना कि तुम्हारे साथ 18 सन ऑफ गॉड है, तुम अकेले नहीं हो। जिस पर बोलता है कि थैंक यू सो मच मास्टर, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि चलो अब हमें भी चलना चाहिए। वहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और दूसरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई और नहीं, वही डीमन फेरी होती है, यानी कि मेयर। तो यहाँ पर संगीत बचाकर सबको मंत्र मुग्ध कर रही होती है, यानी कि लुभा रही थी। वहीं पर हमारा एमसी पहुँच जाता है और यहाँ पर हान बोलता है कि अरे वाह 6 सन ऑफ गॉड, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने इतनी अच्छी लड़की को पसंद किया है। मंच पर यहाँ पर डीमन फेरी काम कर रही है, बताओ, वो संगीत बजा रही, कितना अच्छा है ना। तभी वो बोलते हैं लोग कि वो रुक जाती है, तो तुम रुक क्यों गई फेरी, तुम बजाओ ना, वैसे भी मैं पहले ही मंत्र मुग्ध हो चुका हूँ। जिस पर वो बोलती है
कि नहीं, मैं और नहीं करूँगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि डीमन फेरी का जो स्वभाव है वो यहाँ पर राजकुमारों और शाही बेटियों से कम नहीं है, मैं उसका आनंद और लेना चाहता हूँ। वहीं पर सीधा उठती है और हमारे एमसी को ग्रीट्स करती है, जिस पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि क्या कहा 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड जो कि पहले ही यूनुआ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो बहुत ताकतवर हैं, हालांकि वो बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल से डीमन फेरी उन पर फिदा हो गई है, उनका आचरण भी अच्छा है, हालांकि वो साधारण नहीं है। यहाँ पर डीमन फेरी बोलती है कि 18 सन ऑफ गॉड, अगर आपकी दासी आपके लिए गाना बजाएगी तो कैसा रहेगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ये काम करूँ। जिस पर सभी लोग बोलते हैं कि क्या इस तरीके से इनकार कर दिया। सभी लोग तरसते रहते हैं, क्या उसे उसकी इतनी खूबसूरत चेहरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6 सन ऑफ गॉड को फिर गुस्सा आता है, ये आदमी सुधरेगा नहीं, और बोलता है कि धिक्कार है 18 सन ऑफ गॉड, तुम्हारी इतनी मत, तुम बेवकूफ़ कहीं के। यहाँ पर बोल रहा होता है कि मेयर तुम फिक्र मत करो, तुम इसकी परवाह क्यों करती हो, एक ना एक दिन मैं उसे हरा दूंगा और उसे मजबूर कर दूंगा तो हमसे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है तुम बस इंतजार करो एक दिन का। जिस पर बोलती है कि 6 सन ऑफ गॉड, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मेरा चेहरा क्या है और कैसा है, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना जल्दी हो सके डोंगियों के समारे में आप इमॉर्टल किंग की विरासत को हासिल करें और हेवन तक पहुंचे, आपके लिए बेहतर होगा। जिस पर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं मुझसे पूरी उम्मीद रखो, मुझसे निराशा की उम्मीद बिल्कुल मत करो, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। लड़की के चक्कर में ये मरेगा बेवकूफ़, और कुछ नहीं। 6 सन ऑफ गॉड, मैं ज़्यादा तो कुछ तो नहीं जानती हूँ, मगर 18वीं मंजिल जो नरक की गुफा है उसके बारे में थोड़ी बहुत ज़रूर जानती हूँ, उसमें आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 18 सन ऑफ गॉड को एक दिन पीछे ज़रूर छोड़ देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमारा एमसी भी वहीं पास से देख रहा होता है, सुन रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई चाल ज़रूर चल रही है। यहीं पर ये ख़त्म होता है और इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, सॉरी।